दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जन्म मध्य एशिया के एक इलवारी कबीले में हुआ था। इनके पिता का नाम इस्लाम खान था। यह बचपन से ही सुंदर, प्रतिभाशाली और कुशाग्र बुद्धि के थे। द्वेषवश इनके भाइयों ने इन्हें गुलामों के बाजार में बेच दिया। यह बिकते बिकते कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों आए। 1206 में जब मोहम्मद गोरी खोखरों के विरुद्ध अभियान कर रहा था तो इनके साथ, गोरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन के सहायक के रूप में इल्तुतमिश भी थे। इनकी सेवाओं से, इनकी वफादारी से खुश होकर के मोहम्मद गोरी ने कहा कि इस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करो। मोहम्मद गोरी के कथनानुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर-ए-जहांदार के पद पर नियुक्त किया। यह पद अंगरक्षकों के प्रधान के रूप में जाना जाता था। इल्तुतमिश की सेवाओं, उनकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें अमीर-ए-शिकार के पद पर नियुक्त किया। यह पद बहुत ही विश्वसनीय सरदारों को दिया जाता था। धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में इन्होंने उन्नति प्राप्त की। इन्हें कुहराम सरस्वती का प्रशासक भी नियुक्त किया गया। कुछ दिनों के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी छोटी पुत्री कुतुब बेगम का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और उन्हें अर्थात इल्तुतमिश को बदायूं का इक्तादार नियुक्त किया। यह बिकता मतलब प्रांत उस समय बहुत ही करीबी महत्वपूर्ण सरदार को दिया जाता था। अचानक चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसने कोई अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। उसकी 3 बेटियां थीं। पहली बेटी का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा से किया था। पहली पुत्री की मृत्यु के बाद दूसरी लड़की की शादी भी उसने कुबाचा से की और तीसरी कुतुब बेगम का विवाह इल्तुतमिश से हुआ था। उसकी मृत्यु के बाद लाहौर के कुतुबी सरदारों ने उसके तथाकथित पुत्र आराम शाह को कुछ दिनों के लिए लाहौर का या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नियुक्त किया। किंतु दिल्ली के सरदार किसी योग्य व्यक्ति को, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी योग्य की रिश्तेदार को ही शासक नियुक्त करना चाहते थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन लाहौर से चलाया था और लाहौर के कुतुबी सरदारों ने, कुतुबी सरदार से मतलब वह सरदार जो कुतुबुद्दीन ऐबक के विश्वसनीय हुआ करते थे, उन्हें कुतुबी सरदार कहा गया। उसी तरह से मुइज़ी सरदार जो मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी के करीबी थे, उनको मुइज़ी सरदार कहा गया। 3 लोगों ने आराम शाह को लाहौर में सुल्तान नियुक्त कर दिया। किंतु दिल्ली के अमीर, दिल्ली के काजी और दिल्ली की जनता आराम शाह जैसे विलासी व्यक्ति को शासक के रूप में नहीं नियुक्त करना चाहते थे। अतः उन्होंने बदायूं के इक्तादार कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली पर शासन के लिए आमंत्रित किया। इन्हीं के सहयोग से इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने और यहीं से सल्तनत की राजधानी दिल्ली ही हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में ही बनाई थी और उसके तथाकथित पुत्र आराम शाह ने भी
वहीं से ही शासन, लाहौर से ही शासन किया था। शासक नियुक्त होने के बाद तमाम सारी कठिनाइयाँ शमसुद्दीन इल्तुतमिश के सम्मुख आईं। प्रथम दिल्ली, बदायूं, बनारस, कन्नौज और शिवालिक के आसपास के क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सारे क्षेत्र आज़ाद हो चुके थे। बंगाल स्वतंत्र हो चुका था। नासिरुद्दीन कुबाचा ने सिंध, मुल्तान के अतिरिक्त भटिंडा, सरस्वती और कुहराम पर भी अधिकार कर लिया था। यल्दौज अपने आप को मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के संपूर्ण प्रदेशों को अपने अधीन मानता था। राजपूत सरदारों ने, प्रतिहारों ने, चौहानों ने, चंदेलों ने भी अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न की और इन्हीं दिल्ली के सरदारों और जनता के सहयोग से इल्तुतमिश ने एक संपूर्ण साम्राज्य की, सल्तनत की स्थापना की और उसने इन्हीं के सहयोग से इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। प्रथम उसकी समस्या सम्मुख थी यल्दौज की समस्या। यल्दौज गजनी का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समान यह भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था और गजनी से शासन करने के नाते वह संपूर्ण दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार मानता था। उसने इस तरह का दावा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी किया था, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे पराजित किया, गजनी पर अधिकार कर लिया, किंतु वह गजनी पर 40 दिन ही रुक सका। पुनः वह चला आया दिल्ली वापस, लाहौर वापस आ गया। उस पराजय से यल्दौज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की शक्ति का एहसास कर लिया था। दोबारा उसने दिल्ली की तरफ नज़र उठाकर देखने की कोशिश नहीं की, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह और इल्तुतमिश के संघर्ष का फायदा उठा करके यल्दौज ने पुनः संपूर्ण दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार का दावा किया। किंतु उसी समय ख्वारिज़्मशाह ने 1215 में यल्दौज को पराजित कर दिया। पराजय से पूर्व अपने अधीन मानते हुए, इल्तुतमिश को अपने अधीन मानते हुए उसने खिलयत, मानपत्र, मान्यता पत्र, छत्र और दंड इल्तुतमिश के भेजा था। ये साबित करता था कि मैं सुपीरियर हूँ, तुम मेरे अधीनस्थ शासन कर रहे हो। उन राज्य के प्रतीकों को इल्तुतमिश ने चुपचाप रख लिए। एक तरह से उसने तात्कालिक समझौता किया, किंतु मध्य एशिया में ख्वारिज़्म साम्राज्य के शासकों ने यल्दौज को गजनी में पराजित किया। गजनी से भाग करके यल्दौज ने लाहौर में शरण ली। तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया और उसे बंदी लगा करके बदायूं के भेज दिया, जेल में भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संघर्ष से दो चीज़ें स्पष्ट हो गई। दिल्ली से गजनी का संपूर्ण विच्छेद हो गया। दिल्ली अब एक स्वतंत्र राज्य हो गई। दूसरी समस्या उसकी थी मंगोलों की समस्या। मंगोल एक जनजाति थे, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, किंतु खूंखार थे। ये अपने मंगोल चंगेज खां के नेतृत्व में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इन्होंने मध्य एशिया में विशाल ख्वारिज़्म साम्राज्य को नष्ट कर दिया। वहाँ का शासक
कैस्पियन सागर की तरफ भागा और उसका राजकुमार जियाउद्दीन मकबर ने भागकर पंजाब आया और पंजाब में उसने उत्तर पश्चिमी पंजाब में उसने एक छोटे से राज्य की स्थापना की और वहाँ के स्थानीय खोकर सामंत करलरगू या सैफुद्दीन मलरगू से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और मंगोल शासक चंगेज खां जियाउद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी पर आ पहुंचा। उसने इल्तुतमिश से संदेश दिया कि वह जियाउद्दीन मकबरनी की मदद न करे। इल्तुतमिश ने दूसरी तरफ जियाउद्दीन मकबरनी में भी इल्तुतमिश से शरण मांगी, किंतु उसने मना कर दिया। इस तरह से चंगेज खां ने ही दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का सम्मान किया और सिंध नदी से ही वापस चला गया। इस तरह से मंगोलों के आक्रमण से, उनके नरसंहार से भारत की दिल्ली सल्तनत की जनता बच गई। कुछ दिनों पश्चात लगभग 3 वर्षों के बाद जियाउद्दीन मकबरनी भी वापस चला गया और यह समस्या पूरी तरह से शांत हो गई। इल्तुतमिश की तीसरी प्रमुख समीक्षा थी नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा सिंध और मुल्तान का शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय में अपनी पुत्रियों का विवाह उससे करके एक राजनीतिक समझौता किया था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन कुबाचा ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और उसने सिंध, मुल्तान के साथ भटिंडा, कुराम, सुरसती अन्य राज्यों पर भी अपना अधिकार कर लिया था। किंतु जियाउद्दीन मकबरनी, जो कि ख्वारिज्म राजकुमार था, उसने इसको बहुत हानि पहुंचाई। उसको लगभग नासिरुद्दीन कुबाचा को लगभग शक्तिहीन कर दिया। इल्तुतमिश ने इस मौके का फायदा उठाया और 2 तरफा सिंध पर आक्रमण किए। एक आक्रमण लाहौर से सिंध को था, दूसरा दिल्ली से उच्च पर था। इस दोहरे आक्रमण से कुबाचा घबरा गया। उसने उससे समझौते की बात की। कुबाचा ने इल्तुतमिश से समझौते की बात की, किंतु इल्तुतमिश ने बिना शर्त आत्मसमर्पण को कहा, किंतु कुबाचा इन शर्तों से सहमत नहीं था। वह निचले सिंध में भक्कर के किले में अपने आप को कैद कर लिया और दिल्ली की सेनाओं ने 2 तरफ से भक्कर किलों पर आक्रमण कर दिया। विवश होकर के नासिरुद्दीन कुबाचा ने सिंध नदी में कूद करके अपनी जान दे दी। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक की एक और समस्या का अंत हो गया। इस सवाल का अक्सर कभी कभी पूछे जाते हैं कि किस शासक ने सिंध नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली थी। और इल्तुतमिश की अगली समस्या बंगाल की समस्या थी। बंगाल से दिल्ली की दूरी का फायदा उठा करके बंगाल के सरदार अक्सर सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी अली मर्दान खां उसके अधीन, कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन बंगाल का, बिहार का शासक था, किंतु वह दुराचारी और अत्याचारी था। वहाँ के खिलजी सरदार हिसामुद्दीन एवाज खान ने उसकी हत्या कर दी और गियासुद्दीन के नाम से अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसने दिल्ली को टैक्स देना बंद कर दिया। स्थानीय अन्य सरदारों से भी कर वसूलना शुरू किया। इल्तुतमिश इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं था। उसने बंगाल पर अभियान किया,
किंतु बंगाल पहुंचने पर हिसामुद्दीन एवाज खां अर्थात गियासुद्दीन ने एक तरह से समर्पण कर दिया। उसने युद्ध के हार जाने के रूप में दिया, उसको टैक्स देना स्वीकार कर लिया, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अंततः बिहार में भी अपना अलग सूबेदार नियुक्त करके इल्तुतमिश दिल्ली की तरफ मुड़ा, किंतु हिसामुद्दीन एवाज खां गियासुद्दीन ने पुनः विद्रोह कर दिया। अब इल्तुतमिश ने अपने पुत्र अवध के नवाब नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल अभियान पर भेजा। नासिरुद्दीन महमूद ने बंगाल अभियान पर बंगाल की राजधानी लखनऊ पर अधिकार कर लिया। हिसामुद्दीन गियासुद्दीन युद्ध में मारा गया और कुछ दिनों तक नासिरुद्दीन महमूद बंगाल का शासक रहा, किंतु किन्हीं कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद बलखा खां खिलजी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, किंतु पुनः इल्तुतमिश ने बंगाल पर अभियान किए और बलखा खां को पराजित करके बंगाल को अपने राज्य में मिला लिया और बंगाल और बिहार दोनों राज्यों को अलग कर दिया और अलग अलग उसने सूबेदार नियुक्त किए। राजपूताना की समस्या। राजपूताना में चंदेलों ने कालिंजर और अजयगढ़ पर अधिकार कर लिए थे। प्रतिहारों ने ग्वालियर और अजमेर पर अधिकार किए। चौहानों ने भी रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। इस तरह से लगभग संपूर्ण राजपूताने में तुर्कों के विरुद्ध अभियान हुए और तुर्कों को वहाँ से बाहर कर दिया गया। इन प्रांतों को इल्तुतमिश ने पुनः क्रमशः कुछ को विजित किए और कुछ प्रांतों से कर लेकर के उन्हें छोड़ दिया। कुछ अभियानों में इल्तुतमिश पराजित भी हुआ। इन्हीं पराजय से उत्साहित होकर के दोआब में गंगा जमुना के दोआब में जो स्थानीय हिंदू सरदार थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। इल्तुतमिश ने इन्हें भी दबाया। बदायूं में, बुलंदशहर में, कन्नौज में और अवध में को भी उसने जो है अपने अंडर में लिया और अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को, जो उसका प्रथम और योग्य पुत्र था, अवध का सूबेदार नियुक्त किया और उसने स्थानीय सरदारों के विरुद्ध अभियान करने के लिए उसे निर्देशित किए। इस तरह से ये इल्तुतमिश की समस्याएं थीं, ये इसकी उपलब्धियां थीं। एक तरह से समस्याओं से निराकरण किया था प्राप्त करने के। उसने कुछ अन्य रचनात्मक कार्य भी किए। इल्तुतमिश ने एक स्टैंडर्ड सिक्के चलाए। उसके चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था, जो 175 ग्रेन का था। इसने शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के चलवाए और इन सिक्कों पर टकसाल का नाम तथा खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में सुल्तान का नाम अर्थात अपना नाम सिक्के पर दर्ज करवाया। उसका दूसरा महत्वपूर्ण सिक्का जीतल था। एक जीतल 24 जीतल एक टके के बराबर हुआ करता था। टका चांदी का था, शुद्ध अरबी प्रकार का था, उस पर लेख भी लिखे हुए थे और जीतल तांबे का सिक्का हुआ करता था। दूसरी 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तनासिर बिल्लाह का एक प्रतिनिधि 1229 में फरवरी माह में दिल्ली आया। उसने खलीफा की तरफ से सुल्तान इल्तुतमिश को मान्यता प्राप्त
मान्यता प्रदान की उनकी तरफ से, खिलहत दिया, पोशाक, एक विशेष प्रकार की पोशाक भेंट किया और उसके राज्य को इस्लामिक राज्य के रूप में मान्यता दी गई। उसे नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। इस उपाधि से इल्तुतमिश का सत्ता पर अधिकार वैध हो गया। उसका सत्ता पर वंशानुगत अधिकार हो गया और इससे उसकी प्रभुसत्ता में भी वृद्धि हुई। इस्लामिक राज्य घोषित होने के बाद जो उसकी हैसियत थी इल्तुतमिश की, उसमें इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई। उसके आदेश को न मानना, उसके आदेश का विरोध करना इस्लामिक मान्यताओं का विरोध करना था, इस्लाम का विरोध करना था। इस तरह से उसका अधिकार वंशानुगत हो गया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी शासक बने काने चहलगानी, तुर्काने चहलगानी, जिसे बंदगाने शमसी भी कहते थे। बंदा मतलब गुलाम, शमसी माने शमसी सरदार, शमसी माने शमसुद्दीन इल्तुतमिश के गुलाम, इसलिए उन्हें बंदगाने शमसी भी कहा गया। जैसे मोहम्मद गोरी के समय के सरदारों को, अमीरों को मुइजी कहा गया, मुइजी सरदार। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो उसके विश्वसनीय थे उनको कुतुबी सरदार। उसी तरह से इल्तुतमिश के समय के जो उसके अपने विश्वसनीय सरदार थे, जिनकी उन्नति उसके विश्वास स्वरूप हुई थी, उनको शमसी कहा गया। तो ये तुर्कानी चहलगानी, ये 40 अमीर गुलाम अमीरों का एक गुट था जिसे बंदगाने शमसी भी कहते थे। और यह सुल्तान के बहुत ही विश्वास पात्र तथा विश्वसनीय होते थे। सैनिक तथा असैनिक पदों पर अधिकांशतः इनकी नियुक्ति की जाती थी। यह सुल्तान के आज्ञाकारी थे और उनकी इच्छाओं का पालन करते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे। दूसरा प्रमुख था इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश से ही माना जाता है। नवगठित तुर्की साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सुल्तान इल्तुतमिश ने संपूर्ण सल्तनत को छोटी छोटी बड़ी बड़ी इक्ताओं में विभाजित किया। जो छोटी इक्ताएँ थीं, उस छोटे लोगों को जो बड़ी इक्ताएँ हुआ करती थीं, जिनका प्रमुख मुफ्ती और वली हुआ करते थे, वही एक प्रांत के बराबर भी हुआ करती थीं, वो भी इक्ताएँ थीं, वो विश्वसनीय और बड़े सरदारों को दिया जाया करती थी। उसी में इसी तरह से बदायूं भी एक इक्ता थी, एक प्रांत था, और वहीं का सूबेदार शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश था। इस सवाल पूछता है कि शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक्तादार था, कहाँ का प्रशासक था? तो बदायूं का प्रशासक था। यह इक्ता जो थी, यह भूमि अनुदान हुआ करती थी और इस अनुदान का धारक, यानी जिसको यह अनुदान प्राप्त था, उस अनुदान से, उस भूखंड से जो राजस्व उत्पन्न होता था, उससे वह एक निश्चित सेना रखता था। अपनी हैसियत के अनुसार, जैसी उसकी रॉयल्टी, जैसी उसकी इक्ता, उसके हिसाब से एक सेना रखता था। सेना के रख रखाव, साजो सामान, प्रशिक्षण, वेतन और स्वयं की खर्च निकाल करके जो अतिरिक्त धन बचता था वो केंद्रीय कोषागार में जमा करना होता था। केंद्रीय कोषागार का इसका जो लेखा जोखा केंद्रीय कोषागार को दिया जाता था और इन सेना का उपयोग सुल्तान अपने हित में, राज्य के हित में करता था। और सुल्तान की आज्ञा का विरोध करना इक्तादार पर भारी पड़ा जाता था। इन्हीं उक्ते से उसे दंड स्वरूप इक्ता से हटाया भी जा सकता था।
और जो ये अतिरिक्त बचता था, यानी एक रिक्ता से अगर बड़ी है तो बड़ा राजस्व बचेगा, छोटी रिक्ता है तो छोटे राजस्व बचेंगे। तो जो राजस्व अवशेष बचता था उसको फवाजिल कहते थे। फवाजिल यानी अतिरिक्त धन जो था उसको फवाजिल। ये आईएएस का सवाल है, आईएएस में भी ये पूछा गया है, फवाजिल क्या है? फवाजिल वह अतिरिक्त अवशेष धनराशि थी जो सरदारों को केंद्रीय कोषागार में जमा करना पड़ता था। अब भूमि अनुदान जो हुआ करता था, इक्ता एक भूमि अनुदान था, वह वंशानुगत नहीं था। और उसमें जो था यह भी नहीं था कि मतलब आप अपनी इक्ता अनिवार्य रूप से अपने बेटों को दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं था। इक्ताएँ जो हुआ करती थी, अनुदान हुआ करती थी, और वह उसकी सरदार की सेवाओं पर निर्भर करती थी। सरदार वफादार है, इक्ताएँ बराबर चला करती थी, लेकिन इनका ट्रांसफ़र होता था एक इक्ता से दूसरी इक्ता में। जैसे आज तक आजकल जैसे प्रशासनिक अधिकारियों का हो जाया करता है, साल 2 साल एक कोई प्रशासनिक अधिकारी एक जिले में रहा, अगले बार उसे दूसरे जिले में। सामान्यतः उसी तरह से इक्तादारों को भी एक इक्ता से दूसरी इक्ता में हस्तांतरण कर दिया जाता था। उसके कुछ फायदे थे। फायदा यह था कि उस सरदार की जड़ें वहाँ इतनी गहरी न जम जाए कि वह सुल्तान के लिए ही खतरा उत्पन्न हो जाए, इसलिए बराबर इनका हस्तांतरण इधर से उधर हुआ करता था। इन इक्ताओं में कभी कभी छोटी इक्तादारों को बड़ी इक्ताओं में पारितोषिक के रूप में भेज दिया जाता था, तो कभी कभी बड़ी इक्ताओं के इक्तादारों को छोटी इक्ताओं में भी भेज दिया जाता था। कारण दंड और छोटी इक्ताओं, बड़ी इक्ता से छोटी इक्ता में भेजना दंड कारण था, और छोटी इक्ता से बड़ी इक्ता में भेजना पुरस्कार था, और बड़ी इक्ता से छोटी इक्ता में भेजना दंड था। इस तरह से इक्ता व्यवस्था नवीन तुर्की साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था जो थी वो एकीकृत थी। सबसे बड़ा न्यायाधीश तो सुल्तान खुद ही हुआ करता था, और इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। उसने अपने महल के दरवाजे के सम्मुख 2 शेर बनवाए और उसमें 2 घंटियां बनवाई। कोई भी पीड़ित व्यक्ति उन घंटियों को बजा करके, शेर की गली में पड़ी हुई उन घंटियों को बजा करके सीधे सुल्तान से फरियाद कर सकता था। इसके अतिरिक्त न्याय विभाग का प्रमुख जो प्रधान काजी हुआ करता था, सल्तनत काल में उसे काजी उल कुज्जात के नाम से जाना, ये प्रधान काजी के नाम से जाना जाता था। बड़े बड़े शहरों में अमीर दाद नियुक्त हुआ करते थे, यह भी न्याय करते थे। प्रांतों में प्रांतीय काजी हुआ करते थे, और नीचे उसी क्रम में भी काजियों की नियुक्ति होती थी। किंतु इन काजियों की नियुक्ति, अमीर-ए-दाद की नियुक्ति प्रधान काजी अर्थात काजी उल कुज्जात की सिफारिश पर सुल्तान द्वारा की जाती थी, और ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायती थीं उनको अनवरत चलने दिया गया। पंचायती न्याय व्यवस्था चलती रही, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। हिंदू सरदारों को भी सुल्तान ने न्याय करने के लिए अधिकृत किया, और जहाँ हिंदू मुस्लिम का विवाद होता था वहाँ न्याय इस्लामिक प्रक्रिया के अनुसार होता था, किंतु सामान्यतः इस्लामी विधि के द्वारा ही न्याय होते थे।
सल्तनत का मूल आधार सेना थी। सेना सल्तनत का मूल आधार थी। किसी भी निरंकुश शासन के शासक का आधार शक्ति हुआ करती थी और शक्ति का आधार सेना होती थी। सेना इल्तुतमिश को अस्थाई सेना नियुक्त करने का श्रेय दिया जाता है। ये सवाल बनते हैं, अस्थाई सेना सर्वप्रथम किसने नियुक्त की? इल्तुतमिश ने नियुक्त की। उसके समय में जो प्रांतीय सेनाएं हुआ करती थी, जो इक्तादारों और वली और मुक्ता के अधीन हुआ करती थी, उसे हस्म-ए-अतरफ के नाम से जाना जाता था। इसकी भर्ती वेतन, भत्ते, शिक्षण, प्रशिक्षण, रख रखाव वो प्रांतीय सरदारों या अधिकारियों के अंडर में थी। किंतु केंद्र की अपनी खुद की एक सेना थी जिसको कहते थे कल्ब-ए-सुल्तानी अथवा हस्म-ए-सुल्तानी, हस्म-ए-सुल्तानी अथवा कल्ब-ए-सुल्तानी, ये केंद्रीय सेना हुआ करती थी। इन सेनाओं की नियुक्ति के लिए आरजे मुमालिक होता था। वह सैनिकों की भर्ती करता, उनका प्रशिक्षण करता, उनका वेतन करता और उनकी अन्य घोड़ों की व्यवस्था करना, उनका प्रशिक्षण, सारे रख रखाव वही अधिकारी किया करता था। लेकिन वह सेना का प्रधान सेनापति नहीं था। सेना का प्रधान सेनापति तो सुल्तान ही होता था। अलग अलग अभियानों के लिए सुल्तान जो था नए नए सेनाधिकारियों को, सेनापतियों को नियुक्त करता था। संपूर्ण सेना सुल्तान के अधीन थी। सेना इसका आधार ही यही था, सल्तनत का सेना। इस तरह से इल्तुतमिश के समय में जो प्रगति हुई उसमें सांस्कृतिक प्रगति, साहित्य, स्थापत्य के समय में की भी प्रगति हुई। स्थापत्य प्रगति में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू गई कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। मध्य एशिया में राजनीतिक उथल पथल के कारण वहाँ से प्रमुख धार्मिक संत, इतिहासकार, राजकुमार दिल्ली भाग के आए और वहाँ उन्होंने दिल्ली में ऐसे योग्य बुद्धिजीवी लोगों को शरण दिया। इस तरह से दिल्ली सल्तनत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक प्रगति हुई। उसने अनेक मस्जिदों, मीनारों, आवासों और तालाबों का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश के समय में के विषय में कुछ सवाल जो पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं, उसमें तुर्कानी चहलगानी का गठन किसने किया, इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की, अस्थाई सेना के गठन का श्रेय किसको जाता है, ये कुछ सवाल हैं जो जीएस के रूप में पूछे जाते हैं। जय हिंद।